2026 के बजट में भारी कलेश होने वाला था, उसका अंदेशा पहले से ही हो गया था। जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे ध्यान से पढ़ा था, उन्हें आने वाली आर्थिक तूफान के बारे में चेतावनी मिल चुकी थी। हमने आपको बजट स्पेशल के पार्ट 1 एपिसोड में इसके बारे में आगाह भी किया था। दूसरा, बजट से ठीक पहले गोदी मीडिया, सरकार की मीडिया एक नैरेटिव चलाना शुरू करती है कि इस बार निर्मला ताई कुछ तूफानी करने वाली है। बजट में शॉर्ट टर्म मेजर्स के बजाय लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस होगा। अब जैसे ही कोई नेता 2026 छोड़कर 2047 की बात करना शुरू कर दे, तो आप समझ लीजिए कि उसके पास वर्तमान के बारे में कुछ बात करने के लिए नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का नवा लगातार बजट वैसे तो होना चाहिए था यह बजट यह बताने के लिए कि भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 9 सालों में उनकी कमान में कितनी तरक्की कर चुकी है, लोगों का कितना भला हो चुका है, स्टॉक मार्केट कहां तक पहुंच चुकी है और हम दुनिया के केंद्र बिंदु कैसे बन गए हैं। लेकिन मैडम फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में आपको 2030 से लेकर 2047 तक के गोल्स और प्लान मिल जाएंगे कि तब अच्छे दिन कैसे आएंगे। जो नहीं मिलेगा वो ये है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर, आने वाले कुछ महीनों में क्या ठोस कदम उठा रही है सरकार, जबकि खासकर की जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो पॉइंट आउट कर चुका है कि एक आर्थिक तूफान आ रहा है हमारे तरफ। अब लॉन्ग टर्म विजन रखना, प्लान बनाना अपने आप में कुछ गलत नहीं है, अच्छी बात है, हम भी बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आने वाले साल को आप एक जुमला बना दो। यह बजट अपने आप में कितना खोखला, कितना निराशाजनक रहा, इसका पता तभी चल गया जब फाइनेंस मिनिस्टर के 83 मिनट के स्पीच के बीचों बीच सेंसेक्स 1100 पॉइंट से ज्यादा नीचे गिर गया और दिन के अंत तक 1500 पॉइंट नीचे लुढ़का। इतना लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एसटीटी टैक्स लगाओगे, जुमले दोगे तो मार्केट की भी कभी ना कभी तो कमर टूटेगी ना। हमारी इकोनॉमी की हालत टाइट है, इसमें जान फूंकने के लिए ठीक से प्रयास तक भी नहीं किया जा रहा है। ये अनाउंसमेंट तो खूब हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी के नाम पर और नए हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर्स अनाउंस किए गए, रेयर अर्थ में अपनी आत्मनिर्भरता पाने के लिए और चाइना की मोनोपोली को तोड़ने के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। 2047 तक क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म्स के लिए टैक्स हॉलिडे अनाउंस कर दिया गया। लेकिन बजट को सुनकर ऐसा लगा कि ऊपर बैठे 0.5% पूंजीपतियों के लिए काम हो रहा है या नीचे गरीबों के लिए जिनसे बस वोट चाहिए, बाकी की जनता गई भाड़ में। वो जनता जो मर मर के घिस घिस कर टैक्स भरती है, उसके लिए एक अनाउंसमेंट तक नहीं। तो सवाल यह उठता है कि जब इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, आम बिजनेसमैन के लिए कुछ नहीं है, इस साल के इमीडिएट प्लान्स को लेकर कुछ नहीं है, तो इस पूरे बजट का पॉइंट क्या है क्या इस बजट में? किसके लिए बनाया गया है यह बजट? क्या सरकार इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अपने सारे ऑप्शंस इस्तेमाल कर चुकी है, अब उसके पास कोई पैतरा, कोई मेजर इंप्लीमेंट करने को बाकी ही नहीं रह गया है सिवाय टैक्स के नाम पर और पैसे चूसना? क्या सरकार के पास इकोनॉमी को यहां से आगे ले जाने के लिए कोई स्ट्रेटेजी है? अगर स्ट्रेटेजी है तो वो बजट में क्यों नहीं हमें दिखता है? इतना टूटा भद्दा हुआ बजट हमारे देश की आर्थिक हालत और हमारे भविष्य के बारे में क्या बयां कर रहा है? इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज के देशभक्त बजट स्पेशल एपिसोड पार्ट 2 में। इस साल यूनियन बजट में सरकार ने हेल्थ केयर फंडिंग थोड़ा बढ़ाकर 1 लाख करीबन 5,000 करोड़ कर दिया है। कस्टम्स ड्यूटी 17 एसेंशियल कैंसर ड्रग्स और कुछ रेयर डिजीज ट्रीटमेंट के लिए वो ड्यूटी को पूरा हटा दिया गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि फिर भी सरकार का पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग जीडीपी का सिर्फ 1.9% है, जो कि एक टारगेट, जो मिनिमम टारगेट है 2.5%, उसको तक मैच नहीं कर पाता है। हिंदी में बोले तो आज भी आपको अपनी रक्षा सुरक्षा खुद ही करनी है, अपनी परिवार की देखभाल खुद ही करनी है। इसीलिए जरूरी है कि आप 2026 में अपने इनकम का एक छोटा सा हिस्सा उस जगह लगाए जहां से आपको बुरे वक्त में सहारा मिल सकता है। एक बीमारी, एक एक्सीडेंट और आप अस्पताल की गेट पर। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो आप मान लीजिए कि आपके जेब से लेकर आपका बैंक अकाउंट तक डाउनफॉल की तरफ चले जाएगा जब ऐसा कोई कांड होगा। आजकल कई ऐसे प्लान्स आते हैं जो डायबिटीज, थायराइड, बीपी, एस्थमा जैसी एग्जिस्टिंग डिजीजेस को डे 1 से कवर करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। तो अपने हिसाब से अगर आज भी आपने एक बेस्ट प्लान चूज नहीं किया तो आप खतरे के साथ खेल रहे हो।
अब अगर कल को कुछ ऐसा हो जाए कि फैमिली का सोल ब्रेड अर्नर वो ना रहता है, तो उसकी फैमिली को इमोशनल के साथ साथ एक फाइनेंशियल डाउनफॉल भी झेलना पड़ता है। ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ये आपके ना रहने पर कम से कम आपके फैमिली को फाइनेंशियली एक सिक्योरिटी देता है। हर महीने 400 से 500 रुपए के प्रीमियम से शुरू होता है ये इंश्योरेंस, और आप इन दोनों इंश्योरेंस में लाखों से करोड़ों तक का कवरेज ले सकते हो। जब से इंश्योरेंस पर से जीएसटी हटाया गया है, तब से सेम प्रीमियम पर कितना ज्यादा और कवरेज भी मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप क्लिक करिए, अपने लिए खुद जाकर बेस्ट प्लान को चूज करिए। अगर आप ऑनलाइन ऐसे प्लान्स परचेज करोगे तो 15 से 25% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो डू चेक आउट द लिंक। सरकार अच्छा बजट बनाए ना बनाए, लेकिन आपको अपना बजट प्लीज अच्छे तरीके से बनाना होगा। इस बजट ने कितने घाव दिए हैं ये तो फुल्ली थोड़े समय पर ही पता चलेगा, जब पूरा जो फाइन प्रिंट है उसे टटोला जाएगा। लेकिन निर्मला सीतारमण ने नाराज नहीं किया लोगों को, अपनी रेप्यूटेशन को बरकरार रखा। वसूली ताई ने एक टाइम पर जब विदेश से निवेश बहुत कम हो गया है, लोग अपना पैसा बाहर खींच रहे हैं, उस समय में सरकार ने एक और धावा बोल दिया। अब जीएसटी 2.0 टैक्स स्लैब में फेरबदल करके सरकार ने अपनी पिछली कुछ गलतियों को ठीक करना चाहा, तो कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक हो गए। उन्होंने सोचा कि भाई इस बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में राहत मिलेगी, जिससे बाहर से निवेशकों का पैसा और आएगा हमारे देश में। एक्सपर्ट्स का मानना था कि फाइनेंस मिनिस्टर को प्रो ग्रोथ मेजर, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, एफडीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इनका फ्लो बढ़ाने के लिए थोड़े और इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, बातचीत करनी पड़ेगी, पॉलिसी चेंजेस करनी पड़ेंगी, इन सब चीजों पर फोकस होगा। लेकिन ताई ने तो सबको चौंका दिया जब उन्होंने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या एसटीटी ऑन डेरिवेटिव्स को बढ़ा दिया। 0.02 से बढ़ाकर 0.05% कर दिया ऑन फ्यूचर्स, एंड 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया फॉर ऑप्शंस। अब सुनने में तो ये आंकड़े बहुत कम लगेंगे आपको, हां, लेकिन हमारे देश में ताबड़तोड़ एफएनओ ट्रेडिंग होती है, लत लगी हुई है लोगों को। फॉर इंस्टेंस, मार्च 2024 में हमने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया। एक ही महीने के अंदर $1 ट्रिलियन से ज्यादा एफएनओ नोशनल टर्नओवर हुआ। दुनिया भर का 80% एफएनओ ट्रेड हमारे मार्केट्स में होता है। जिस एफएनओ का वॉल्यूम 200 करोड़ था मार्च 2019 में, वो पहुंच गया करीबन 9,000 करोड़ मार्च 2024 में। तो सरकार की यह दलील है कि करीबन 1 करोड़ लोगों ने एफएनओ में ट्रेड किया हमारे देश में। 93% ने घाटे झेले, 1.1 लाख ऑन एन एवरेज पर पर्सन। अब इसीलिए सरकार का कहना है कि हमने ये टैक्स लगा दिया है, इसलिए नहीं कि वो 50,000 करोड़ वो साइड में उनके पास आ जाएंगे, ये तो लोगों के लिए भला किया है। अब इंटेंशंस भले ही अच्छे हो सरकार के, हां, लेकिन आप क्या एक इंसान जो ऑलरेडी आईसीयू में है, उसको जाकर हथौड़ा मारोगे या उसके साथ कुश्ती खेलोगे? एक ऐसे समय में जब मार्केट्स की पूंजी लगी हुई है, मार्केट्स के साथ इस तरीके से नोकझोंक करना फिरौती से कम नहीं है। और इसी फिरौती को देखकर मार्केट्स 1,500 पॉइंट सेंसेक्स नीचे लुढ़की। ब्रॉडर इंडिसेस की अगर हम बात कर लें, मिड कैप, स्मॉल कैप, सबने अंडर परफॉर्म किया। ब्रोकर माने डिफेंस, मेटल, पीएसयू, बैंकिंग, सब में डिक्लाइन देखा गया। जो विक्स है इंडिया का, जो वोलेटिलिटी देखता है मार्केट में, वो ताबड़तोड़ बढ़ने लगी। फैक्ट तो यही है कि सरकार को अगर एफएनओ पर सच्ची में काबू पाना था लोगों की भलाई के लिए, तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा सकती थी, कैप्स लगा सकती थी, लेकिन ये पैसा कमाने का एक और आसान तरीका था। अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में ये मार्केट पर कितना और इंपैक्ट करती है या सरकार इसे रोल बैक करती है। और पैसे की किल्लत कितनी है सरकार को, आप इस बात से समझ लो कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का सबसे बड़ा ड्रॉ यही था कि ये एक लीगल टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट है फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब फाइनेंस बिल 2026 का प्रपोजल है, टैक्स एग्जेम्पशन और रिडेम्पशन ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एट मैच्योरिटी विल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल ओनली इन केसेस वेयर द बॉन्ड्स आर सब्सक्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इनिशियल इशुएंस बाय द गवर्नमेंट। बड़ी बड़ी शब्द अंग्रेजी में, हिंदी में बोले तो अब अगर किसी ने सेकेंडरी मार्केट में, आपने अगर कहीं और से गोल्ड बॉन्ड खरीदा इशू प्राइस छोड़कर, मैंने ये समझ लीजिए कि जब स्टॉक इशू हुआ था तब आपने आईपीओ में खरीदा, हां, अगर तब नहीं खरीदा और कहीं और मार्केट से खरीदा, तो आपके पूरे प्रॉफिट पर अब टैक्स लगने वाला है। यूजुअली ऐसा काम सरकार करती नहीं है, ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है, जब पीछे जाकर टैक्स लगाया जाता है। आपने खरीदा था इस आशा से कि ये एक टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट है, सरकार बोलती है
करना है जो कर लो, अब हमने बोल दिया, अब इस पर टैक्स लगेगा। हो सकता है कल सरकार यह भी बोले, यह मुमकिन है कि भैया अब तो ओरिजिनल जिन्होंने खरीदा था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उनको भी कल टैक्स देना पड़ेगा। और सरकार यहां बोल सकती है कि देखिए, सोना बहुत लोगों के मन में बोझ बन जाता है, तो लोगों का बोझ हल्का करने के लिए हमने यहां टैक्स लगाया है। एक और बात सुन लीजिए कि भाई देखिए, सरकार कितना भला चाहती है हमारे लिए। अब अगर आप अपने टैक्सेस, अपने ऑडिट्स में देरी करते हो, एक दिन की भी चूक हो जाती है, तो 75,000 रुपए का लेट फाइन लगेगा। एक महीने की अगर देरी हो जाती है तो 1,50,000 रुपए का आपको फाइन भरना पड़ेगा अपने ऑडिट्स के लिए। अब हो सकता है सरकार यहां भी कहे कि यह नई प्रेरणा दी जा रही है, नई ऊर्जा दी जा रही है लोगों को, जिससे वो जल्दी से अपना काम करे, है ना ताई? डेटॉल से मुंह साफ कर दो भाई। अरे ताई रुको रुको, गुस्सा मत करो, अभी तो पिक्चर बाकी है। इस खून खराबे के अलावा जो इस बजट में स्टैंड आउट फीचर दिखा वो ये था कि इस साल का तो बजट नहीं दिखा, बल्कि अगले 25 साल का विजन स्टेटमेंट जरूर दिखा। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। पहले 25 साल का विजन स्टेटमेंट रेड फोर्ट के स्पीच में दिखता था, अब 25 साल का स्टेटमेंट एनुअल बजट में दिख रहा है। इसीलिए आपको शॉर्ट टर्म टैक्स रिलीफ या जो अभी इकोनॉमिक जो अभी क्राइसिस आने वाली है हमारे देश में, उसके बारे में कैसे निपटा जाए, ऐसी चीजों की जगह आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग जैसी चीजों पर ही फोकस दिखेगा। सोच बड़ा करिए, थिंक बिग। सरकार ने इस साल के बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर पूरा जोर दिया है। कोविड के बाद से ही सरकार केपेक्स बढ़ाते चली आई है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, पोर्ट्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए सरकार इकोनॉमी में जान फूंकने की कोशिश करती आई है, ताकि इकोनॉमी भी और उसके बाकी सेक्टर्स भी इसका पॉजिटिव असर दिखे, रोजगार बढ़े और सरकार की भी आय बढ़े। इस साल भी यही ट्रेंड को जारी रखा गया है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए का केपेक्स प्रपोज किया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 11% ज्यादा है। 2018-19 में यह नंबर सिर्फ 3 लाख करोड़ का था। तो सोचिए, काफी बोरोइंग भी हुई है, लेकिन सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बनाने की कोशिश कर रही है। रेलवेज की बात करें तो 7 हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर्स इस बजट में प्लान किए गए। वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्लान किए गए हैं। मुंबई टू पुणे, पुणे टू हैदराबाद, हैदराबाद टू बेंगलुरु, हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई टू बेंगलुरु, दिल्ली टू वाराणसी, वाराणसी टू सिलीगुड़ी। अब तो बंगाल में भी बुलेट ट्रेन चलेगा। लेकिन जिस स्पीड से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है, वो तो देखकर लगता है कि 2047 तक तो ये 7 नए रूट्स पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बजट में सिर्फ इन नए लाइंस के प्लान के बारे में बात किया गया। जैसे हम लोग ना प्लान ना, इन्हें बनाने का पैसा कहां से आएगा, पैसा कौन देगा, इसकी टेक्नोलॉजी जापान से आएगी, जर्मनी से आएगी, इसकी भारत में या भारत सरकार पैसे लगाएगी या कोई प्राइवेट पार्ट प्लेयर होगा इसमें, इस सब को लेकर कुछ भी नहीं बताया गया है। Don't get into those maths. लेकिन पीयूष जी, जब मैथ्स के बिना इतने बड़े बड़े प्लान्स बेचे जाते हैं तो वो जुमले ही निकलते हैं, या फिर हेडलाइन मैनेजमेंट जो कि इस बजट में हो रहा है। जैसे सरकार ने एक और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात की है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आज 2 दशकों के बाद भी फुली ऑपरेशनल नहीं हो पाई हैं। अब देखते हैं कि ये डानकुनी से सूरत का ये जो नया प्रोजेक्ट है, ये कब तैयार होगा। यही चीज हमें एक बार फिर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी दिखी इस बजट में। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब फेल हो चुके हैं, लेकिन सरकार अब मैन्युफैक्चरिंग में फिर से एक नई सिरे से सोच शुरू कर रही है। गलती मानी नहीं है, फेलियर क्यों हुआ यह समझा नहीं है, लेकिन बजट में भी स्ट्रेटेजिक और इमर्जिंग सेक्टर्स के लिए अच्छा खासा एलोकेशन दिया गया है। जैसे सेमीकंडक्टर्स के लिए 40,000 करोड़ रुपए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लिए ग्रोथ फंड, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड को मिला है 2,000 करोड़ रुपए टॉपअप। इसके अलावा रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन के लिए भी इस साल के बजट में अलग से एलोकेशन दी गई है। भारत में अब 4 नए रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने की बात हो रही है। ओडिशा, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु जैसे कोस्टल एरियाज में इसका एम यह होगा कि रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम डेवलप किया जाए। और मैं इस बात को पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूं।
यह सब सुनने में लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छा लगता है, क्योंकि पिछले 9 सालों में अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो हर मुद्दे में ऐसे मनोहर कहानियां सुनाई जाती हैं, सुनने में बहुत इंस्पिरेशनल लगता है, एकदम मोटिवेशनल यूट्यूबर की तरह। जो इस बार भी हमें सुनने को मिला, 9 सालों के लिए हमें ये जो जुमले सुनने को मिले हैं, ये जो अनाउंसमेंट सुनने को मिले हैं, एक बार मन करता है कि एक बजट ऐसा भी हो जिसमें 9 सालों में जो अनाउंसमेंट्स ऐसे किए गए हैं, ये फ्रेट कॉरिडोर्स और ये हाई स्पीड ट्रेन्स और ये नए नए जो स्कीम्स हैं, उसका आखिर हुआ कैसे, उसका आकलन, उसका ब्यौरा वो कौन सा मंत्री देगा, वो कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर देगा। जो चीजें अच्छी हैं, जो विजन अच्छा है, उसका सक्सेस या फेलियर तो लॉन्ग टर्म में ही समझ में आएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में सरकार जितना रिलीफ दे सकती थी, सरकार ने शायद मिडिल क्लास के लिए पिछले बजट और उसके बाद जीएसटी रैशनलाइजेशन के वक्त ऑलरेडी दे दिया है। इसीलिए टू बी फेयर, मिडिल क्लास के लिए इस बजट में कुछ खास एक्सपेक्टेड था भी नहीं। हां, वो है कि अगर आप बाहर जाओगे, वो टूरिज्म वगैरह करने जाओगे, तो वो सरकार आपका जो 20% टीडीएस पैसा रोक लेती थी, अब वो 20 से उसको 2% कर दिया है, तो आप चैन से थोड़ा और फॉरेन जा पाओगे। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर पूरे 2026 बजट को ऊपर से नीचे देखें, जो हम सारा दिन इसको खंगालते आए हैं, तो एक अनकंफर्टेबल सवाल जरूर मन में आया है। क्या सरकार ने इस बजट में यह मान लिया है कि शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी को बूस्ट करना अब उसकी बस की बात नहीं रह गई है? क्या सरकार ने सरेंडर कर दिया है? क्या यह एक एक्सेप्टेंस है कि डिमांड क्रिएट करने के लिए, कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड प्रेशर को ऑफसेट करने के लिए सरकार अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती है? वही टेप बार बार चले जा रहा है, स्पूल टेप रिकॉर्डर की तरह। इस बजट का पूरा स्ट्रक्चर सप्लाई साइड थिंकिंग पर टिका हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, फैक्ट्रीज बना दो, लॉजिस्टिक्स स्मूथ कर दो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने हेड फैक्ट्रीज जितना चलाना हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह लॉजिक पिछले कई सालों से हम देखते आए हैं। इफ यू बिल्ड, द नेशन विल बिल्ड इटसेल्फ। प्रॉब्लम यह है कि जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा, उनके हाथ में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक चाहे आप कितने भी हाईवेज बना दो, कॉरिडोर बना दो, क्लस्टर बना दो, प्राइवेट डिमांड वीक की वीक ही रहेगी। और जब डिमांड वीक रहेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी तब तक रुका रहेगा। पिछले साल का बजट इस मामले में यूनिक था। क्या किया सरकार ने टैक्स कट करके लोगों के हाथों में एक्स्ट्रा पैसा देने की कोशिश की, लेकिन तब भी उस लेवल का डिमांड क्रिएट नहीं हो पाया है। आंकड़े साफ बयान करते हैं, क्योंकि लोगों के मन में इकोनॉमी को लेकर, अपने जॉब्स को लेकर, इंडिया के फ्यूचर को लेकर, लोन्स और ईएमआईज को लेकर एक अनसर्टेनिटी है, जिससे जब लोगों के हाथ में 2 पैसे आएंगे भी तो वो कंजम्पशन नहीं करेंगे, कंजम्पशन बूस्ट नहीं होगा, वो इंसान वो 2 पैसे बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन इन चीजों को एड्रेस करने के लिए हमारे बजट में हमें कुछ नहीं दिखा। बजट में कहीं भी इस बात पर सीरियस डिस्कशन नहीं दिखने को मिली कि रियल वेजेस इतने सालों से स्टैग्नेटेड क्यों हैं। 10 साल से आदमी उतना ही ऑलमोस्ट पैसा क्यों कमा रहा है, और कंजम्पशन रिकवरी इतनी स्लो क्यों है, उसे हम और क्या कर सकते हैं। इस साल के बजट में उल्टा सरकार यह कहती हुई हमें दिखाई दी कि अरे ये सब तो दिल्ली का रोना धोना है, आओ सब मिलकर 2047 भारत के सपने देखते हैं, आज के प्रॉब्लम्स में फंसे रहने से क्या होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज इस बजट से हमें मिसिंग दिखी, ट्रांसपेरेंसी। 2026 के बजट में अनाउंसमेंट्स तो हमें बहुत दिखी, लेकिन टाइमलाइन, फंडिंग के सोर्सेज, एग्जीक्यूशन के डिटेल बहुत कम। बुलेट ट्रेन हो या यूनिवर्सिटी टाउनशिप, रेयर अर्थ कॉरिडोर हो या फ्रेट कॉरिडोर हो, ज्यादातर चीजें अभी भी पावर पॉइंट स्टेज पर ही हैं जो हमें दिखा दी जाती हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, वेरी नाइसली डन, यह बात मैं मानता हूं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि बिना इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब लॉन्ग टर्म विजन अक्सर विजन और इलेक्शन स्लोगन ही बनकर बैठे रहता है। याद रखिए, 100 स्मार्ट सिटी, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, क्या हुआ उस सब का? तो जब हम पूछते हैं कि इस बजट का पॉइंट क्या था, तो जवाब शायद यही है कि यह बजट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि नैरेटिव को मैनेज करने के लिए बनाया गया था। एक ऐसा नैरेटिव जिसे आज की मुश्किलें बैकग्राउंड में हल्के से शिफ्ट हो जाए और आप अच्छे दिन के सपने देखते रह जाएं। लेकिन भूलिएगा मत, हम 2026 में जी रहे हैं, 2047 में नहीं। और जिस रेट पर चीजें चल रही हैं, गारंटी देता हूं बहुत जल्द बहुत लोगों के पेट पर कस के लात पड़ने वाली है, बहुत जल्द लोगों का पजामा फटने वाला है। और तब देखते हैं कि कितना लॉन्ग टर्म विजन सोचकर आप मुस्कुराएंगे, आपको अच्छा लगेगा, फील गुड लगेगा।
बजट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, इस पर कोई दो राहे नहीं है। जो आपको और कुछ बताने की कोशिश कर रहा है या तो अंधा है या तो अंधभक्त है, यह बात मैं दो टूक कह सकता हूं। मार्केट्स का रिएक्शन तो जस्ट 1 पॉइंट है। इसीलिए मैं कहता हूं, अपना हेल्थ, अपना इंश्योरेंस, अपनी जिंदगी खुद ही आपको संभालनी पड़ेगी। नीचे दिए गए लिंक को जाकर क्लिक करिए। कम से कम आने वाले इश्यूज और आने वाले स्ट्रेस में अपने आप को प्रॉपर्ली इंश्योर्ड रखिएगा। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर एपिसोड्स कमिंग अप।